हेलो, जो क्लास में आ गए हैं एक बार रिप्लाई कर लें। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है तो एक बार रिप्लाई कर दें। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो क्लास में हैं वो एक बार रिप्लाई कर लें। गुड आफ्टरनून विनय। गुड आफ्टरनून उदय। चलिए फटाफट से आ जाइए। अंकिता गुड आफ्टरनून। आज जेनेटिक्स का तीसरा लेक्चर होगा। 2 लेक्चर हो चुका है। सेकंड लेक्चर जो था वो थोड़ा शॉर्ट था, कारण ये था टेक्निकल इशू के वजह से सेकंड लेक्चर थोड़ा छोटा हो गया था। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए और कल आपका सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड यूनिट बड़ा नहीं है, आपको पहला यूनिट ही थोड़ा बड़ा था जिसमें बहुत सारे परेशानियां आ गई ना, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है तो एक बार आपने कमेंट में यस लिख देना है। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है तो एक बार कमेंट में यस लिख दें, हम लोग आगे चलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला बात जो है, हमें पढ़ना है पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज के बारे में। हमने पिछली क्लास में पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज के बारे में बात किया था, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पे रहेगा, लेकिन हम आगे लेके चलेंगे इसको तेजी से। लिखिएगा, देखिएगा, जो पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज थी, आराम से, द पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज थी वो क्या थे? हमने मेंडल के लॉ के साथ थोड़ा सा चेंजेस किया ना। हम लोग मेंडल्स के लॉ में एलेलिक क्रॉस कराते थे और यहाँ पे हम लोग नॉन एलेलिक क्रॉस को भी प्राथमिकता दिए ना। हम लोगों ने यहाँ पे नॉन एलेलिक क्रॉस को भी प्राथमिकता यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अब नॉन एलेलिक क्रॉस में क्या क्या बातें की गई थी? तो यहाँ पे जीन इंटरेक्शन is influenced by alleles or non-alleles on the normal phenotypic expression of the gene। आगे ये आपको 2 प्रकार के दिखाई दिए, 2 तरीके के थे, यानी हम इनके अंतर्गत जीन इंटरेक्शन की बात करते हैं और जीन इंटरेक्शन आपके 2 प्रकार के थे। एक थे आपके इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन और एक आपके थे इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। गुड आफ्टरनून उदय। इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन था और दूसरा था इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन थे। अब देखिए, इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन और इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे एक डायग्राम से आपको दिखाया कि इनके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। इधर देख रहेंगे आप लोग, इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन को हमने देखा ना। तो इंट्राजेनिक में अगर हम कलर की बात करेंगे तो कलर की ही बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे तो हाइट की ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे कलर के साथ हाइट की बात कर लिया, ये समझने के लिए, कलर के साथ हाइट को ही नहीं करेंगे। किसी एक कैरेक्टर से हम दूसरे कैरेक्टर को ढक देंगे, ये यहां पे बातें चलेंगे ना। बातें समझ में आए तो वो आपका अगर कंडीशन कहा जाएगा इंटरजेनिक कहा जाएगा। और यहां पे क्या होगा, कलर की बात करेंगे तो कलर की ही बात करेंगे, लेकिन उन कलर में इंडिपेंडेंसी दिखाई देगी ना। अपने आप को सेल्फ से कोई डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप दिखाई नहीं देंगे जो मेंडल्स में दिखाई देते थे। ठीक है, तो इसमें इंट्रा एलिल्स होते हैं और इनमें जो होते हैं हम नॉन एलिलिक इंटरैक्शन करवाते हैं ना। यहाँ पे सेम एलिल होंगे और यहाँ पे नॉन एलिलिक इंटरैक्शन होगा। अब यहाँ पे इनके अंतर्गत कौन कौन आएंगे?
इनकम्प्लीट डोमिनेंस आएगा, इस पे शॉर्ट नोट पूछता है आपको, कभी एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा, कभी सीधे सीधे देगा। दूसरा कोडोमिनेंस की बात करेंगे, और तीसरा है मल्टीपल एललिज्म की बात करेंगे। यहां पे आपको ईपी स्टैटिस्टिक्स, ये इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ना। उसके बाद डुप्लीकेट जीन पे शॉर्ट नोट पूछा हुआ है, ठीक है। पॉलीमेरिक जीन शॉर्ट नोट पूछा हुआ है, पूछता है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन पर भी शॉर्ट नोट पूछेगा, ठीक। और सप्लीमेंट्री जीन पर भी शॉर्ट नोट पूछ सकता है। तो ये आपके शॉर्ट नोट के लिए हैं। और कंप्लीट जीन इंटरेक्शन पूछेगा, तब आपके 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो आप कंप्लीट इस तरीके से चार्ट बनाएंगे, देन उसको एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम का फॉर्म आप लोगों का आ गया है, और एग्जाम का फॉर्म आप सब लोग भर दीजिए, और भर के जल्दी से जल्दी सबमिट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये विद्यापीठ के थ्रू एग्जाम का फॉर्म नहीं होता है, ये जन समर्थ के अंतर्गत आता है आपका फॉर्म। और अगर इसमें आप लोग छूट जाएंगे तो संभावनाएं यही बनेंगी कि आपके एग्जाम भी छूट जाए। इसलिए आप लोग इन चीजों का ध्यान रख के परीक्षा फॉर्म जल्दी से भर दें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। चलिए आगे देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होगा क्या, ठीक है, हम कंट्रास्ट कैरेक्टरों का क्रॉस कराते हैं। इट इज आल्सो नोन एज इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, या पार्शियल इनहेरिटेंस, या मोजैक इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। मोजैक इनहेरिटेंस कहते हैं। आगे इनकम्प्लीट डोमिनेंट रिपोर्टेड बाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंट को किसने दिया था? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट को कार्ल कोरेंस ने दिया था। और किस पे वर्क किया था इन्होंने? 4 ओक्लॉक प्लांट पे वर्क किया था। किस पे वर्क किया था? 4 ओक्लॉक प्लांट। इसका नाम है मीराविलिस जलापा। और इसको और एक प्लांट है स्नैप ड्रैगन, जिसको हम डॉग फ्लावर कहते हैं। इन पे उन्होंने काम किया था। इन दिस रेड फ्लावरिंग प्लांट, इनमें रेड फ्लावरिंग प्लांट क्रॉस विथ व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट एंड प्रोड्यूस पिंक फ्लावरिंग प्लांट। मिलना चाहिए रेड, मिला है पिंक फ्लावरिंग प्लांट इन F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में। F1 जनरेशन आर सेल्फ क्रॉस्ड। F1 जनरेशन का हम फिर से क्रॉस कराते हैं, तो एक आपको रेड फ्लावरिंग प्लांट मिलेगा, 2 आपको पिंक फ्लावरिंग प्लांट मिलेंगे, और एक आपको व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट मिलता है। कहां? F2 जनरेशन में। यानी F2 जनरेशन में 1:2:1 का रेशियो मिलता है, ठीक है ना। अब इसका हम लोग चार्ट देखते हैं, ये बनेगा कैसे। हम लोगों ने वहां सामने बनाया, यहां पे भी हम बना रहे हैं। रेड फ्लावरिंग प्लांट है, और ये आपका व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये आपके हो गए पेरेंट। यहां से हमने गैमेट निकाल लिया, ये यहां से हमने गैमेट निकाल लिया, ये है गैमेटिक स्टेज। इन दोनों का क्रॉस करा दिया तो हमें मिल गया कैपिटल आर स्मॉल आर इन F1 जनरेशन। ये होगा आपका पिंक फ्लावरिंग प्लांट, और ये आपका क्या था? रेड था, ये आपके व्हाइट थे। इन पिंक फ्लावरिंग क्रॉस प्लांट का हमने क्या करा दिया? सेल्फ क्रॉस करा दिया। सेल्फ क्रॉस करा दिया यहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, और ये मिल गया F2 जनरेशन में। ये आपके पिंक हैं, रेड हैं, सॉरी, ये आपके रेड हैं, ये आपके पिंक हैं, ये भी आपके पिंक हैं, और ये आपके व्हाइट हैं। हम जीनोटाइप की बात करते हैं, जीनोटाइप की बात करेंगे तो 1:2:1 आएंगे, क्योंकि एक जीन बड़ा है, 2 जीन ये हाइब्रिड टाइप में है, और एक जीन ये छोटा है, हाइब्रिड नहीं होंगे, पिंक है। और अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइप में आएगा 1:2:1 ही आएगा यहां पे। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप यहां पे सेम है।
ठीक है ना। और ये डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप को बहुत शो नहीं कर रहा है, और वही डायग्राम हमने यहाँ पे आपको शो करवाया है। ठीक है, सेम टू सेम। तो हम आगे चल रहे हैं, इसको हमने पिछले क्लास में कर दिया है, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे। बहुत सही से नहीं हो पाया था, आवाज के चलते दिक्कत था, इसलिए दोबारा से हमने किया है इसको। हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस क्या है? बिसाइड इनकम्प्लीट डोमिनेंस सर्टेन एलील शो एज सच OW शो कोडोमिनेंट इन विच द एलील डू नॉट शो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप ना। इनमें जब हम दो कंट्रास्ट कैरेक्टरों का क्रॉस कराते हैं तो वो क्या करते हैं? क्रॉस कर टुगेदर विच एबल टू एक्सप्रेस देम सेल्फ इंडिपेंडेंटली, वह अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते थे ना। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो रून कलर या कोट कलर ऑफ द कैटल ना, कैटल का रून कलर या कैटल का कोट कलर। दूसरा AB ब्लड ग्रुप है, MN ब्लड ग्रुप है, और सिकल सेल एनीमिया है। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। सुजाता गुड आफ्टरनून। रून कलर या रोवे का कलर हम कहते हैं, रोवे का कलर कहते हैं, रोवे का रंग, ठीक है ना। कोट कलर को मतलब बॉडी कवर कलर, यानी कोट मतलब कवर होता है ना, कवर कह सकते हैं, कवर कह सकते हैं, कवर का कलर ना। अब इसको हम लोग समझते हैं, हमने पिछले क्लास में इसको समझा दिया है। देखिएगा, व्हाइट कलर काऊ है, ठीक है ना। तो एक आपका मेल काऊ हो जाएगा और एक आपका फीमेल काऊ हो जाएगा ना। तो मेल काऊ को हम बुल कहते हैं, लेकिन अभी हमने ना एक बार बता रहे थे ना कि एक बार मैं एक जगह रहता था दारा नगर मैदागिन साइड में, तो सुबह सुबह चाय पीने आता था, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ था। हम लोग गांव से रहने वाले, तो गांव वाले गाय और बैल जानते हैं ना। सांड का कंसेप्ट था, लेकिन बहुत जबरदस्त कंसेप्ट नहीं था। बनारस में आने के बाद सांडों का कंसेप्ट क्लियर हुआ था। तो वहां पे ये हुआ कि मैं खड़ा होकर चाय पी रहा था, दो जन आए तो बोले कि अबे ये जो गाय है उसको काऊ कहते हैं, तो ये जो सांड है उसको क्या कहते हैं। और उस समय मैं धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया था ना, तो उन्होंने बताया ना कि गाय को फीमेल काऊ कहते हैं, तो मेल को ये इसको क्या कहते हैं, जो सांड है उसको मेल काऊ कहते हैं। तो उस दिन हमको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हम इसको एक वर्ड ये भी बोल सकते हैं, ये आपका मेल काऊ होगा और ये आपका फीमेल काऊ होगा, ठीक है ना। तो फिर हमसे वो कहा कि क्या मार साहब ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं हम? तो हमने कहा कि मतलब सही ही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा भी कंसेप्ट उस समय क्लियर ही हुआ था उनकी वजह से ना। बुल कहते हैं लेकिन समझाने के लिए समझ में नहीं आ रहा था। तो आप भी यहां समझ सकते हैं ये मेल काऊ है और ये फीमेल काऊ है। हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लिया, जो कैरेक्टर हमें अगले जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन में मिला वो हमारा रून कलर था। रून कलर का मतलब यहाँ पे हमने लिखा है, रून कलर या कोट कलर का मतलब होता है मीन्स ब्लैक काऊ विथ व्हाइट पैचेज या व्हाइट काऊ विथ ब्लैक पैचेज ना। ब्लैक काऊ के साथ व्हाइट पैचेज या व्हाइट काऊ के साथ ब्लैक पैचेज होते हैं, तो उनको हम रून कलर कहते हैं। हम इन रून कलर का लेके वापस से सेल्फ क्रॉस करा दिया, तो हम लोगों को जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो जो थे वो सेम मिले भाई साहब। तो अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंट का जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो सेम था, और यहाँ कोट कलर का भी रेशियो आपको सेम दिखाई दे रहा है। हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ए जो आपका कोडोमिनेंट होता है वो AB ब्लड ग्रुप होता है ना। ब्लड की बात है तो रेड से ही लिख देते हैं। देखिए हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। एक ब्लड ग्रुप A होता है, एक ब्लड ग्रुप B होता है, सॉरी एक ब्लड ग्रुप A होता है, एक ब्लड ग्रुप B होता है, एक ब्लड ग्रुप AB होता है और एक ब्लड ग्रुप O होता है, ठीक है। ये 4 ब्लड ग्रुप हमारे होते हैं। A ब्लड ग्रुप के लिए जो हमारे पास जीन होते हैं वो होते हैं IA और IO होते हैं, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर के लिए जो हमारे जीन होते हैं वो 2 होते हैं,
एक आपके डोमिनेंट जीन होते हैं और एक आपके रिसेसिव जीन होते हैं। तो ये आपका भैया डोमिनेंट जीन होगा, यहां लिखेंगे ये आपका डोमिनेंट जीन होगा और ये आपका रिसेसिव जीन होगा। हाँ सॉरी ये आपका डोमिनेंट होगा। तो डोमिनेंट जैसे मान लीजिए, यहां गलत हो गया भाई थोड़ा सा, ठीक समझिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीन होगा, ये जैसे कैपिटल टी टॉल के लिए, तो टॉल के लिए जो बातें आएंगी वो आएंगे क्या, टॉल कैरेक्टर के लिए कैपिटल टी रहेगा और कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा ना। एक आपका होमोजाइगस डोमिनेंट होगा और एक आपका हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप के लिए ये आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये आपके हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हैं, तो डोमिनेंट ही। बी के लिए आई बी होंगे और आई बी और आईओ होंगे। ए बी के लिए आई बी होंगे और ओ के लिए आईओ और आईओ होंगे ना। तो ए वो जो है वो रिसेसिव ब्लड ग्रुप होता है, वो जो है वो रिसेसिव ब्लड ग्रुप होता है। और रिसेसिव होने के वजह से ही, जेनेटिकली रिसेसिव होने के वजह से ही ये सर्वदाता होता है, किसी को भी दे सकता है ना। और उसके कैरेक्टर और उसके फिजियोलॉजी और उसके जेनेटिक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे आप देखिए ये डोमिनेंट है और ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है। अब यहाँ पे ये डोमिनेंट है, यहाँ पे ये भी डोमिनेंट है ना। ए भी अपने आप में डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है। अगर हम आईए को होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे, आईओ को हेटेरोजाइगस कहेंगे ना। तो आईबी को होमोजाइगस कहेंगे और आईओ को हेटेरोजाइगस कहेंगे। तो और आईओ को होमोजाइगस रिसेसिव कहेंगे। तो आईबी में तो दोनों ही डोमिनेंट हैं और ये हेटेरो तो है नहीं, ये अपना डोमिनेंट है, ये अपना डोमिनेंट है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, को डोमिनेंट कहते हैं ना। क्या कहते हैं, ये ब्लड ग्रुप आपके को डोमिनेंट होते हैं। तो दीज ब्लड ग्रुप आर को डोमिनेंट इन विच ए एंड बी एलिल शो इट्स कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली ना। ये क्या होंगे, को डोमिनेंट होंगे, क्या होंगे, को डोमिनेंट होंगे और ये अपने कैरेक्टर को इंडिपेंडेंटली शो करेंगे ना भैया। चलो आगे, इंडिपेंडेंटली शो करेंगे। आगे एमएन ब्लड ग्रुप कहते हैं। एमएन ब्लड ग्रुप क्या है, रेड ब्लड सेल कैन कैरी 2 नेटिव एंटीजन ना। रेड ब्लड में 2 नेटिव एंटीजन पाए जाते हैं, एक का नाम है एंटीजन ए और यन और एक का नाम है एंटीजन आपके यम, ठीक है ना। एक यम है और एक यन है, ठीक है ना। और जो पर्सन होते हैं वो या तो यम कंटेन करते हैं या तो यन कंटेन करते हैं ना। ये एंटीजन में जो पर्सन्स होते हैं हम लोग जैसे हैं, या तो यम कंटेन करते हैं या तो यन कंटेन करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनमें यम और यन दोनों होते हैं। द इंडिविजुअल हैज यम एंड यन एंटीजन कंसीडर्ड एज को डोमिनेंट एंटीजन, उनको हम को डोमिनेंट एंटीजन कहते हैं। आपको ये कभी पूछता है तो आप जान लीजिएगा कि हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर एमएन एंटीजन पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, यहां पे देखिएगा सिकल सेल हीमोग्लोबिन या सिकल सेल हीमोग्लोबिन, एक सिकल सेल एनीमिया होता है और हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन का जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है वो HB यस ऐसे लिखा जाता है, HB यस होता है। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है, नॉर्मल जो होता है वो यह क्या होता है, HB A होता है
जो नॉर्मल होता है वो HB क्या होगा, A होगा, ठीक है ना, समझें, HB A होगा। तो नॉर्मल HB A है, और सिकल सेल जो होगा, सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो होगा, सिकल सेल हीमोग्लोबिन HB यस होगा। तो अगर हीमोग्लोबिन के लिए कोई जीन की बात करते हैं तो HbA होते हैं। हीमोग्लोबिन के लिए जीन जो होंगे वो HbA होते हैं, ठीक है ना। और अगर सिकल्ड सेल अगर हमें है, अगर हीमोग्लोबिन में सिकल सेल हो चुका है तो वो सिकल सेल्ड हीमोग्लोबिन के लिए HB यस होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि अगर आपका कोडोमिनेंट कंडीशन देखने के लिए मिलता है तो HbA और HB यस, आपको दोनों ही कंडीशन आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। अगर ऐसा कंडीशन देखने के लिए आपको मिलता है तो इसको कहते हैं कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस कंडीशन कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपके कोडोमिनेंस के कंडीशन है। ये आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इनको आप ध्यान पूर्वक देख लेंगे तो कंडीशन समझ में आ जाएगा। अभी आप देखिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, आपको ऐसे लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा नोट्स बनाते समय। HbA यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये ऐसे लिखने का मतलब है कि ये इसके ऊपर है, इसको ऐसे लिखेंगे आप लोग HbA। यहाँ पे ये मत लगाइएगा सिंबल ऐसे, HB यहां ऐसे लगा के फिर यस लिखा है तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप ऐसे यस ऊपर लिख देंगे ना। यहां पे यस छूट गया है तो यहां पे आपका यहां पे यस होगा ऐसे। अगर इसको आप लिखना चाहेंगे तो ए यहां होगा, इनको अगर लिखना चाहेंगे तो यस यहां होगा, इनको यहां लिखना चाहेंगे तो यस यहां होगा, इनको लिखना चाहेंगे तो ए यहां होगा, इनको लिखना चाहेंगे तो ए यहां होगा। इस तरीके से इसको सही कर लीजिएगा। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं मल्टीपल एलेलिज्म की ना, बात करिएगा, देखते हैं मल्टीपल एलेलिज्म क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। अब देखिएगा, किसी भी कैरेक्टर को होने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई रेड है तो रेड के लिए अगर हम जीन की बात करेंगे या एलील की बात करेंगे तो यहां पे कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t ये आपके जीन होंगे। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और ऐसा जीन हो जो कैपिटल T लाने का रेड कलर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो उस कैरेक्टर्स को क्या कहेंगे, मल्टीपल एलेलिज्म कह सकते हैं ना। समझ में आया, यानी दो तो आपके फिक्स हैं, दो के अलावा अगर कोई और जीन या एलील मतलब कैपिटल आर, एक सिंगल आर की बात करेंगे एलील, और ये दोनों हो गए तो जीन ना। अगर ऐसा कैरेक्टर रखते हो दो के अलावा कोई जीन हो या जीनों का एलील का समूह हो जो उस कैरेक्टर को ला पाने की क्षमता रखता हो तो वो कैरेक्टर पूरा मल्टीपल एलेलिज्म के अंतर्गत कंसिडराइज किया जाएगा। देखिएगा, मोर देन 2 alternate form of gene present on same locus are called multiple allelism। उनको क्या कहेंगे, मल्टीपल एलेलिज्म कहेंगे। हमने आपको समझने के लिए कहा है, आप इसको ये ना समझेंगे कि डेफिनेशन तो कुछ और बता रहे हैं, कंसेप्ट कुछ और दे रहे हैं ना। दो अल्टरनेट फॉर्म का मतलब उस दो अल्टरनेट के अलावा एक अल्टरनेट फॉर्म ये हो गया, एक अल्टरनेट फॉर्म ये हो गया, या एक अल्टरनेट फॉर्म ये हो गया, एक आपका फॉर्म ये हो गया। इनके अलावा अगर कोई और दूसरा जीन है ना उस सेम लॉकस पे जो उस तरह के कैरेक्टर को लेके आ सकता है, उसको हम मल्टीपल एलेलिज्म के अंतर्गत रखेंगे। दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू रैपिड म्यूटेशन। मल्टीपल एलेलिज्म रैपिड म्यूटेशन ऑफ सेम जीन इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक ही जीन में, सेम जीन में अलग अलग डायरेक्शनों में अगर म्यूटेशन होता है
तो मल्टीपल एलिलिज्म आने के चांसेस हो सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 3 एलील होते हैं जो एक ही ब्लड ग्रुप को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आप देखें, आपको ए ब्लड ग्रुप लाने के लिए आईए चाहिए, आईओ चाहिए ना, और एक ब्लड ग्रुप और होगा आईबी से भी आपका ब्लड ग्रुप ए आ सकता है। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप के लिए आईबी चाहिए, आईओ चाहिए, और आईबी से भी आपका ब्लड ग्रुप बी आ सकता है। तो इनमें आपके 3 एलील होते हैं, ये भी मल्टीपल एलिलिज्म की श्रेणी में रखे जाएंगे। आई कलर ऑफ द ड्रासोफिला ना, ड्रासोफिला के आई कलर, यहां पे 3 एलील हो गए। ड्रासोफिला के आई कलर के लिए 15 एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे कोट कलर ऑफ रैबिट के लिए 4 एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपने याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। चलें आगे, ठीक है। तो आपको एक और बातें बता देते हैं, बीएससी एमएससी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और अब खत्मा पे चलने वाले हैं ना। और ये क्लासेस आपको 3rd सेमेस्टर की क्लासेस जो हैं, 3rd सेमेस्टर की जो क्लास होगी वो आपकी 15 जून या 17 जून से स्टार्ट होंगी दोबारा से। एग्जाम खत्म होने के बाद मान लीजिए 20 जून मान लीजिए से 20 जून से एकदम शुरू हो जाएंगी सारी क्लासेस, 20 जून से शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों को बातें बताए हैं कि आप अगर इस एप्लीकेशन पे क्लास करना चाहेंगे तो आप लोगों को अगर जून के अंदर आप लोग एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 500 रुपया फीस होगा, वो भी मात्र 50 स्टूडेंटों के लिए ना। और 50 स्टूडेंट जिस दिन पूरा हो गए, वो चाहे जून रहे चाहे कोई महीना, ये फीस आपको बढ़ जाएगा नियर अबाउट 800 से 1000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो 500 फीस रहेगा 50 स्टूडेंट के लिए। अगर आप चाहेंगे तो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लेंगे, जिसमें आपका बेनिफिट होगा। ऑनलाइन क्लासेस आपको डीडीबी ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म से आपको ये प्लेटफॉर्म कहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे क्लासेस मिल जाएंगी, वहां से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, ठीक है, कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें इस क्लास को। ठीक, और ये क्लासेस तेजी से चलेंगी और विद्यापीठ में अब एग्जाम सही से होंगे, समय से होंगे, और मूल्यांकन प्रणालियों में भी हमको लगता है कि जल्दी ही सुधार आ जाएगा, क्योंकि विद्यापीठ यूनिवर्सिटी 2 भागों में स्प्लिट कर गई है, एक बिंद यूनिवर्सिटी और एक विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्लासेस जो है वो सभी ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए, केवल विद्यापीठ के लिए नहीं है। अगर आप बिंद यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आप पूर्वांचल से हैं, या आप स्टेट की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन, ठीक है ना। इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन की बात करेंगे। एलील ऑफ 2 or more, ये है क्या, इसमें क्या होता है, एलील ऑफ 2 or more इंडिपेंडेंट जीन, अलग अलग जगहों के जीन होंगे, इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस अ फिनोटाइप एक्सप्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एक्सप्रेशन। जो वो नॉर्मल एक्सप्रेशन शो कर रहे होंगे, इतना समझिएगा, ये अलग अलग जगहों से हो सकते हैं। आप समझने के लिए बातें हैं। कैपिटल टी ये टॉल के लिए है, और इन्होंने क्रॉस कर लिया किसी दूसरे कैरेक्टर से, मतलब मान लीजिए कैपिटल आर से क्रॉस कर लिया ना, तो ये आपके नॉन एलेलिक जीन है, और ये इंडिपेंडेंट जीन है, इनके कैरेक्टर अलग, इनके कैरेक्टर अलग। अब ये दोनों आपस में क्रॉस कराते हैं तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के कैरेक्टर के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, और ये जो नॉर्मल फिनोटाइप देना चाहिए उससे इनका फिनोटाइप एक्सप्रेशन अलग होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन। बात समझ में भैया? बातें यहां तक समझ में आई हो तो यस बोलें, कमेंट दें, फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जल्दी करिए क्योंकि कोर्स थोड़ा ये बड़ा है। आज हम लोगों का टारगेट है कि इसको पूरा करना है। कमेंट करिए यस, तो हम लोग आगे चलें। हम लोगों को इसमें बहुत ज्यादा नहीं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना है। बोलो भाई, सब सो गए हैं क्या? आप लोग सो रहे हैं क्या? कमेंट करिए। हेलो बच्चों, सो रहे हैं आप लोग? जगे हैं तो कमेंट क्यों नहीं आ रहा? और सब लोग सो गए क्या? जगो। उदय, विनय, सुजाता, सतीश, कहाँ है सब भाई? जग जाओ। चलो देखो, देयर आर फॉलोइंग नॉन एलेलिक इंटरैक्शन। पहला है इपिस्टेसिस, डुप्लीकेट जीन, पॉलीमेरिक जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, चलिए आगे। हम इपिस्टेसिस की बात करते हैं। इस पे आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं आपके ना। तो इसमें 5 नंबर या 3 नंबर में, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये रहता है। ये बहुत ज्यादा डिटेल में इनके बारे में पूछा हुआ तो अभी नहीं है, आगे पूछने की शायद पूछ सकता है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल नहीं चलेंगे। इपिस्टेसिस क्या है? ईपी मतलब होता है अबाव और स्टेसिस मतलब होता है स्टैंडिंग या मास्किंग। ठीक, यह वह होते हैं, यह उस तरह का इंटरैक्शन है, यानी इस इंटरैक्शन में कोई एक एलिल जो है वह दूसरे एलिल के कैरेक्टर, यानी एक जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर को क्या कर देता है? मास्क कर देता है, कवर कर देता है। क्या कर देता है? मास्क कर देता है। ठीक है, तो अब जो जीन मास्क कर देता है, जो जैसे मान लिए ए है, उसने इस बी को मास्क कर दिया, तो इस ए को हम लोग क्या कहते हैं? ए को बोलते हैं इपीस्टैटिक जीन। इपीस्टैटिक जीन कहते हैं। और जो मास्क हो जाता है उसको हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं ना, हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। देखिएगा, इपीस्टेसिस द फेनोमेनन ऑफ मास्किंग ना, फेनोमेनन ऑफ मास्किंग ORR suppressing the expression of gene by other non-allelic gene ना, किसी दूसरे नॉन एलेलिक जीन से किसी एक जीन को सप्रेस कर दिया जाता है, उसके कैरेक्टर को। आगे, द जीन विच सप्रेस द नॉन एलेलिक जीन इज नोन एज इपीस्टैटिक जीन। जो सप्रेस कर देता है उसको इपीस्टैटिक जीन कहते हैं। द जीन विच सप्रेस बाय द नॉन एलेलिक जीन, वह जीन जो सप्रेस कर दिया जाता है, जिसको सप्रेस कर दिया जाता है, उनको हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। अगर हमने देखना है तो इपीस्टेसिस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डोमिनेंट इपीस्टेसिस, एक होता है आपका रिसेसिव इपीस्टेसिस, एक होता है आपका डोमिनेंट रिसेसिव इपीस्टेसिस। डोमिनेंट इपीस्टेसिस का अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं, यहां फिनोटाइपिक ही निकल पाएगा, तो फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें, सर मैसेज लेट जाता है क्योंकि हम लोग मैसेज तुरंत करते हैं। कोई बात नहीं है, देखिए आप लोग तो कर ही देते हैं, कुछ मिलन अभी तो करते नहीं, उतना लेट नहीं आता है, 5-10 सेकंड का अंतर होता है। जब हम बोलते हैं और आपके यहां से मैसेज आता है तो उसमें 5 सेकंड का अंतर होता है। चलिए कोई बात नहीं, मैसेज जरूरी नहीं है, जगते रहना जरूरी है। तो डोमिनेंट इपीस्टेसिस का जो रेशियो होता है ये 12:3:1 होता है ना, और रिसेसिव का 9:3:4 होता है, और डोमिनेंट रिसेसिव का 13:3 रेशियो होता है। आपने बस इतना इसे याद रखना है। चलें आगे, हम बात करते हैं डुप्लीकेट जीन का ना। डुप्लीकेट जीन की बात करते हैं। कोई बात नहीं,
चलें ध्यान दें, पढ़ें, छोड़ दें उस बातों को। देखिएगा डुप्लीकेट जीन क्या है। डुप्लीकेट जीन ORR फैक्टर आर 2 or more independent gene present on the different chromosome, which determined by the same ORR nearly same phenotype, so that either of them can produce same character। ठीक है ना। तो डुप्लीकेट जीन वह जीन होते हैं जो क्या करते हैं, डुप्लीकेट जीन वह जीन होते हैं 2 or more इंडिपेंडेंट जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम पर, अलग अलग, जैसे ये 2 क्रोमोसोम हैं, इन पे जो जीन है जो कैसा कैरेक्टर जैसा शो कर रहा है, उन पे ये क्रोमोसोम ए पे जो हैं और क्रोमोसोम बी पे जो हैं वह दोनों अलग अलग जीनों पे कैरेक्टर हैं, लेकिन कैरेक्टर कैसा, फिनोटाइप रेशियो करीब करीब एक जैसा शो करते हैं। तो इन जीनों को हम डुप्लीकेट जीन कहते हैं। ठीक है ना। अब ये भी मेंडेलियन रेगुलेशन को चैलेंज करता है और ये क्या होता है 15:1 रेशियो शो करता है। आगे है पॉलीमेरिक जीन, 2 इंडिपेंडेंट जीन प्रेजेंट इन होमोजाइगस ORR हेटेरोजाइगस कंडीशन, homozygous ORR heterozygous condition have similar phenotypic effect when present in indivisibly ना। जब इंडिविजिबली देखेंगे तो ये क्या करेंगे, सिमिलर इफेक्ट शो करेंगे, बट प्रोड्यूस कुमुलेटिव इफेक्ट, मतलब मिला जुला इफेक्ट व्हेन फाइंड टुगेदर। ठीक है ना, फाइंड टुगेदर। अब इनका फिनोटाइप रेशियो की बात करेंगे तो 9:6:1 हो जाते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि जब 2 जीन अलग अलग होमोजाइगस कंडीशन या हेट्रोजाइगस कंडीशन में अलग अलग रहते हैं ना, तो अलग अलग रहते हैं तो दोनों कैसा करीब करीब सिमिलर फिनोटाइप दिखाते हैं, लेकिन साथ हो जाएंगे तो कुमुलेटिव दिखाना शुरू करेंगे। आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। हमें इनके देखिएगा, आप लोगों को एंट्रेंसेस में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन होते हैं, इनके इनके फिनोटाइप रेशियो आपने याद रखना है और उसके साथ साथ डेफिनेशन भी। आगे दे आर दोज नॉन एलेलिक जीन विच इंडिपेंडेंटली शो सिमिलर इफेक्ट बट प्रोड्यूस न्यू ट्रेट। अगर इनको साथ में कर दिया जाए तो ये नए ट्रेट दिखाते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है, अगर ये इंडिपेंडेंटली रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो ये क्या करते हैं, सिमिलर इफेक्ट शो करते हैं। अगर इनको साथ रख दिया जाए तो एक नया कैरेक्टर बना के दिखा देते हैं। अगर ऐसे जीन आपको दिख रहे हो तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री जीन होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री जीन वाज फर्स्ट स्टडीज बाई बेटसन एंड पुनेट ने इनको पहली बार देखा था। ठीक है ना। और ये रिसेसिव इपिस्टेसिस के जो जीनोटाइप होते हैं और रिसेसिव इपिस्टेसिस की तरह ये काम करते हैं। 9:7 का रेशियो आता है। सप्लीमेंट्री जीन की बात करते हैं, इट इज अ पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन वन ऑफ विच produce its effect independently in the dominant state, while the second dominant allele of the second gene without any independent effect na, but it able to modify the effect to produce a न्यू ट्रेट ना। इसमें क्या करते हैं, जब हम एक पेयर नॉन एलेलिक जीन को लेते हैं, उनमें से एक जो होता है इंडिपेंडेंटली अपना डोमिनेंट स्टेट दिखाता है, दूसरा अपना कोई डोमिनेंट स्टेट नहीं दिखाता, लेकिन ये इसके पास इतनी क्षमता होती है कि ये क्या करेगा, क्षमता होती है कि ये मॉडिफाई कर सकता है और नए ट्रेट को बना सकता है। दिखाएगा नहीं लेकिन बना सकता है। ये 9:3:4 का रेशियो शो करता है।
आगे हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होते हैं? तो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस की बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है ना। और मोनोजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच सिंगल डोमिनेंट जीन इन्फ्लुएंस कंप्लीट ट्रेट ना। सिंगल डोमिनेंट जीन क्या करता है? इन्फ्लुएंस कंप्लीट ट्रेट। और ये इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर आता है ऐसा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस तो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, तो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में आप ये बातें करने के बाद आपने कह देना है कि सिंगल जीन जो होता है, सिंगल डोमिनेंट जीन जो होता है वो इंफ्लुएंस करता है कंप्लीट ट्रेट को, और उसके एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे लॉ ऑफ डोमिनेंट। क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस कहते हैं इसको। और आपका जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है वो जैसे इसमें एक कैरेक्टर को लेके चलते हैं, एक सिंगल डोमिनेंट, वहां दो या दो से अधिक सिंगल डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो होंगे वो पूरे ट्रेड को चलाने का काम करते हैं। तो यहां पे क्या करता है? इट इज द इनहेरिटेंस कंट्रोल्ड बाय वन और आर मोर gene in which the dominant allele are cumulative effect which each dominant allele expressing part or are unit of trait. Now it is also known as ठीक है matrix trait inheritance because they can measure the term of यूनिट ऑफ साइज, हाइट, वेट एंड नंबर ना। तो ये क्वांटिटी कहता है इसको ना। ये जो क्वांटिटी के ऊपर चलता है, नंबर, साइज, हाइट, वेट, अगर ये सब बातें आती हैं तो वो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होगा। और इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे, असॉर्टमेंट की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये भी आपने याद रखना, ये भी याद रखना, दोनों कठिन नहीं है, बस आप इनके टर्म को थोड़ा सा समझने की बात है और समझ जाएंगे तो ये आपने कर लेना है। आगे बात करते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्या है भाई? देखिएगा, वेरिएशन इज अ डिग्री ऑफ डिफरेंस इन प्रोजनी एंड बिटवीन प्रोजनी एंड पेरेंट्स ना। वेरिएशन किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए ए ना और बी, ऐसे कर लो, ए बी एक पेरेंट्स हैं, इनका एक संतान है सी और एक संतान है डी, इनके दो संतान हैं ना। और इन दोनों ए बी से इनके अंदर जो अंतर होगा, जो डिग्री ऑफ डिफरेंस होगा, और इनके अंदर जो डिग्री ऑफ डिफरेंस होगा उसको हम वेरिएशन कहेंगे, इसको हम वेरिएशन कहेंगे ना। तो यानी माता पिता, ये क्या है? माता पिता है, पेरेंट्स हैं ना, और ये उनके बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो अंतर होगा, पेरेंट्स और उनके बीच में जो अंतर होगा वो भी वेरिएशन कहा जाएगा। और बच्चों और बच्चों के बीच में जो वेरिएशन होंगे, अंतर होंगे, उनको भी वेरिएशन कहा जाएगा। यानी द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोजनी ना, प्रोजनी मतलब संतानों के बीच में, एंड बिटवीन प्रोजनी एंड पेरेंट्स, ठीक है ना, उनको हम वेरिएशन कहेंगे। आगे वेरिएशन आर मार्फोलॉजिकल हो सकता है। वेरिएशन कैसा हो सकता है? मार्फोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, साइटोलॉजिकल हो सकता है, और बिहेवियरिस्टिक हो सकता है ना। वेरिएशन कैसे हो सकते हैं पूछेगा? मार्फोलॉजिकल होगा, फिजियोलॉजिकल भी होगा, साइटोलॉजिकल भी होगा, बिहेवियरिस्टिक होगा, तो सभी होगा। आगे, ड्यू टू वेरिएशन टू इंडिविजुअल आर नॉट सिमिलर। वेरिएशन के वजह से दो ऑर्गेनिज्म, दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं हो सकते। आगे, वेयर वेरिएशन डू नॉट अकर दे आर कॉल्ड क्लोन।
जब वेरिएशन नहीं होता तब वहां पे कहा जाता है उसको क्लोन कहा जाता है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होते और वो वेरिएशन नहीं होते तो उनको क्लोन कहा जाता है। आगे सेक्सुअल रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म हैव अबंडेंट जेनेटिक वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पर्याप्त मात्रा में जेनेटिक वेरिएशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म डू नॉट अबंडेंट जेनेटिकली वेरिएशन, और वो क्लोन होते हैं। आगे बात करते हैं, वेरिएशन मेक सम इंडिविजिबल बेटर फिटेड इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। वेरिएशन के वजह से हमारे अंदर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सरवाइव करने के लिए हम संघर्ष कर पाते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे, दे हेल्प इन द इंडिविजिबल अडॉप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंज इन द इन्वायरमेंट। और वेरिएशन हमें वातावरण में सरवाइव करने की क्षमता प्रदान करता है, अडॉप्ट करने की क्षमता प्रदान करता है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन प्रोड्यूस न्यू ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यू ट्रेट, नए लक्षणों को जन्म देता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। आगे वेरिएशन गिव ईच ऑर्गेनिज्म अ डिस्टिंक्ट इंडिविजिबिलिटी ना। वेरिएशन होने के वजह से ही हमारे अंदर अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, एक स्पेसिफिक इंडिविजिबिलिटी पैदा होती है। नहीं, अगर वेरिएशन नहीं होता तो हम लोग अपने माता पिता के तरह ही हो जाते, 2 कॉपी जीरोक्स। अगर माता पिता अच्छे तो हम अच्छे, अगर माता पिता बेकार तो हम लोग भी बेकार हो जाते। आगे, ऑर्थोजेनेटिक वेरिएशन टेक प्लेस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। आर्थोजेनेटिक वेरिएशन अगर होगा तो हमारे यहाँ एक नए स्पीसीज की उत्पत्ति होगी। ठीक है, फिर वही बातें हैं, आपकी बीएससी की क्लासेस चल रही हैं, और अगर आप अगल बगल किसी को चाहते हैं बताना, सभी क्लासेस और सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्लासेस हैं। फीस आपके 500 रुपए पर सेमेस्टर है, 500 रुपए पर सेमेस्टर है, और ये शुरुआत के 50 स्टूडेंटों के लिए ही होंगे ना। आगे नेक्स्ट के लिए ये फीस आपकी 800 से 1000 हो जाएंगे। तो आप अगर जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लेंगे जून में तो आपको ये चीजों का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, ये एक प्रचार की तरह था। आगे बात करते हैं म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन क्या है? ठीक, देखिएगा, म्यूटेशन आर द सडन चेंज इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर अचानक से होने वाला परिवर्तन जो इनहेरिटेबल होता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। या ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं और आप क्या हो गए, नाली में गिर गए, और नाली में गिर गए, मुंह सूंह फूट गया, और आप कह दें कि हमारे अंदर तो अचानक से परिवर्तन हो गया, हमारा अपार कपार फूट चुका है, तो आपको ये म्यूटेशन हो जाए कहा जाएगा? नहीं, ये म्यूटेशन नहीं कहा जाएगा। म्यूटेशन तब कहा जाएगा जब आपका कोई ऐसा परिवर्तन हो, जीन के अंदर परिवर्तन हो और अगली पीढ़ी में वो देखने के लिए मिले, तो उनको हम लोग म्यूटेशन कहेंगे। आगे यहाँ एक बात याद रखिएगा, दीज आर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। म्यूटेशन एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, ये याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, पीजीटी टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच अपीयर इन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू परमानेंट चेंज इन द जीनोटाइप। जीनोटाइप में अगर कोई परमानेंट चेंज हो जाए तो हमें क्या हो जाता है, हमारे अंदर म्यूटेशन देखने के लिए मिलता है। बस 1 मिनट हम पानी पी गया, तब तक आप लोग पढ़ते रहें इसको। चलिए आगे, द टर्म म्यूटेशन क्वाइंड बाई ह्यूगो डिब्रीज इन 1901। म्यूटेशन टर्म किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था 1901 में। ह्यूगो डिब्रीज आल्सो प्रपोज म्यूटेशन थ्योरी फॉर इवोल्यूशन। इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया इवोल्यूशन के लिए। हिज
इन हिज बुक द म्यूटेशन थ्योरी, बुक का नाम था म्यूटेशन थ्योरी और वो पब्लिश हुई थी 1903 में। आगे ह्यूगो डिब्रीज वर्क ऑन ओइनोथेरा लैमार्कियाना, ये याद रखना है। ह्यूगो डिब्रीज ने काम किया था कहां पे? ओइनोथेरा लैमार्कियाना, और इसका नाम है इवनिंग प्रिमिरोज प्लांट। इवनिंग प्रिमिरोज प्लांट नाम है। ह्यूगो डिब्रीज ऑब्जर्व 834 म्यूटेशन को ह्यूगो डिब्रीज ने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, चलो आगे। डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेज म्यूटेशन आर ऑफ 3 टाइप। म्यूटेशन आपके 3 प्रकार के थे। एक आपका था जेनोमिक म्यूटेशन, एक आपका था क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और एक आपका था जीन म्यूटेशन ना। जीनोमिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। आगे हम अब बात करते हैं जीनोमिक म्यूटेशन की। जीनोमिक म्यूटेशन ना, जीनोमिक म्यूटेशन की बात करते हैं। तो जीनोमिक म्यूटेशन आर आल्सो इंक्लूड अंडर द क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीनोमिक म्यूटेशन को हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंतर्गत क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं या इंक्लूड करते हैं। जीनोम का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ द क्रोमोसोम। जीनोम का मतलब क्या है? सेट ऑफ द क्रोमोसोम कहते हैं। आगे जीनोमिक म्यूटेशन चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर ना। जीनोमिक म्यूटेशन में क्रोमोसोम नंबरों में परिवर्तन होता है। और जीनोमिक म्यूटेशन आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है पॉलीप्लॉइडी और एक होता है एन्यूप्लॉइडी ना। 2 होते हैं, पॉलीप्लॉइडी होता है और एन्यूप्लॉइडी होते हैं। हमने यहाँ पे एक चार्ट आपको दिया है जीनोमिक म्यूटेशन का, इसको आप देखें और समझें इस बात को, यहां से समझ में आ जानी है सारी बातें। देखिएगा, पॉलीप्लॉइडी को हम लोग बोलते हैं यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी का मतलब होता है ट्रू प्लॉइडी, और प्लॉइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा हेप्लॉइड पढ़ा होगा, हे प्लॉइड पढ़ा होगा, डीप्लॉइड पढ़ा होगा, ठीक है ना, ट्रीप्लॉइड पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा ना। तो ये प्लॉइड का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम के लिए यूज करते हैं। तो हेप्लॉइड मतलब n, डीप्लॉइड मतलब 2n, ट्रीप्लॉइड मतलब 3n, ऐसे होगा आपका इसका एक्सप्लेनेशन। तो यूप्लॉइडी आपका है और एन्यूप्लॉइडी, ठीक है ना। यूप्लॉइडी को हम लोग ट्रू प्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू प्लॉइडी कहते हैं। अब यहां पे समझिएगा, यूप्लॉइडी आपके 3 प्रकार के हैं ना। पॉलीप्लॉइड सॉरी आटो पॉलीप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी 3 प्रकार के, आटो पॉलीप्लॉइडी, येलो पॉलीप्लॉइडी और आटो येलो पॉलीप्लॉइडी, ये आपके 3 प्रकार के हैं। आटो पॉलीप्लॉइडी देखिए क्या कहता है, ये कहता है जैसे मान लीजिए कोई क्रोमोसोम ए है, इसके साथ कोई क्रोमोसोम ए ही आके जुड़ जाए तो ये आटो पॉलीप्लॉइडी कहा जाएगा ना। येलो पॉलीप्लॉइडी में अगर कोई क्रोमोसोम ए है और इसके साथ आके बी जुड़ जाए ना, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, तो इसको येलो पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। आटो येलो क्या कहेंगे? अगर कोई ए है तो इसके साथ ए तो जुड़बे करे और उसके साथ बी भी आके जुड़ जाए, तो ये हो जाएगा ए बी ना, हेक्साप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आटो येलो पॉलीप्लॉइडी है। ठीक, और हेटेरोपॉलीप्लॉइडी क्या है? इसको 2 भागों में बांटा गया, या एन्यू पॉलीप्लॉइडी को इसको कहते हैं हाइपोपॉलीप्लॉइडी और हाइपर पॉलीप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? माइनस होते हैं, घटते हैं ना। क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? घटेंगे। और हाइपर में क्या होंगे? क्रोमोसोम नंबर प्लस होंगे, बढ़ेंगे। तो ये मोनोसोमी और नल्लीसोमी होगा, और ये ट्राइसोमी और टेट्रासोमी होगा। यहां तक हमारी बातें समझ में आ रही हैं? हम तो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलो देखो, इट इज द phenomenon of having more than 2 set of chromosome or genomes ना, more than 2 set of chromosome or genome। आगे polyploidy occur in nature to fail of the
separation of chromosome at the time of anaphase due to failure of assembly of the spindle fiber. ये बात को समझिएगा. These are the important and most important line. ठीक है ना. हम देखे होंगे कि ये आपका मेटाफेज स्टेज होता है. क्या भैया? मेटाफेज स्टेज होता है. और मेटाफेज स्टेज में आपके क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे आके जुड़ जाते हैं और बनाते हैं मेटाफेज प्लेट. और अर्ली मेटाफेज में क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं और क्रोमोसोम आपके एक, अगर क्रोमोसोम ऐसे 3 हैं ये, तो 3 रेप्लिकेट करके क्या बन जाते हैं? 3 अगर है तो ये रेप्लिकेट करके 6 बन जाते हैं. इससे पहले की अवस्था अगर देखेंगे तो ये इससे 3 क्रोमोसोम ऐसे हैं. ये अवस्था आपको दिखाई देती है. अब इसके बाद ये हुआ, इसके बाद स्पिंडल फाइबर आया और स्पिंडल फाइबर ने इनको तोड़ के एनाफेज की अवस्था में देखेंगे तो ये सेपरेट होके अलग अलग हो जाते हैं. ये सेपरेट होके अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है ना. अलग अलग हो जाते हैं. ठीक. अब क्या होगा? ये स्पिंडल फाइबर किसी वजह से नहीं बनेगा. स्पिंडल फाइबर किसी वजह से नहीं बनेगा तो क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे और एक ही सेल के अंदर 6 क्रोमोसोम रह जाएंगे. और ऐसा होता क्यों है? अगर नेचुरली, अगर आर्टिफिशियली देखेंगे तो कॉल्चिसीन एक एल्कलॉइड होता है जिनका अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए डिविजिबल सेल के अंदर तो ये क्या होते हैं? क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर की असेंबली होना बंद हो जाता है और स्पिंडल फाइबर नहीं बनते. तो जब स्पिंडल फाइबर नहीं बनते तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है लेकिन सेल का डिवीजन नहीं होता है. तो ड्यू टू द कॉल्चिसीन, द कॉल्चिसीन आर द एल्कलॉइड. यहां तक बात क्लियर है? ठीक है. तो अब यहां पे देखेंगे कि देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइडी. पहला ऑटो पॉलीप्लॉइडी, येलो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो येलो पॉलीप्लॉइडी. नेक्स्ट बात करते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी की. इट इज अ पॉलीप्लॉइडी इन विच देयर इज न्यूमेरिकल इंक्रीजेस ऑफ द जीनोम. जीनोम के अंदर न्यूमेरिकल इंक्रीमेंट होता है. और कैसे हो जाता है? ऑटो पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा? ठीक है. देखिए ये दो यहां पे ऐसे आएगा. अगर आपके ये ऐसे हैं +1 इसके साथ हुआ, प्लस ए हो गया इज इक्वल टू ए, ये दिखाई देंगे इस तरीके से. या आपके पास ए है तो इसके साथ प्लस ए अलग वाले हो गए और इसमें दिखाई देंगे ए. तो यहाँ पे हम इनको ऐसे कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा. ये वाले ए यहाँ है तो यहाँ ए एक एक्स्ट्रा जुड़ गए. यहाँ पे ये वाले ए हैं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ए जुड़ गए. ठीक है ना. तो ऐसे आपको दिख रहा होगा और ये समझ में भी आएगा आपको. ठीक है. और ये देखने के लिए कहाँ मिलता है भाई साहब? तो सम क्रॉप एंड गार्डन प्लांट ऑटोप्लॉइडी. एग्जाम्पल क्या होगा? मेज है, ग्राम है, राइस में, ये देखने के लिए मिलता है. और ऑटो पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस द गैगस इफेक्ट. जाइगस इफेक्ट का मतलब होता है इसको खूब झाड़ीदार बना देगा. अगर ऐसा किसी प्लांट में है तो उसमें खूब झाड़ीकार ये प्लांट हो जाएगा. ठीक है ना. आगे देखिएगा येलो पॉलीप्लॉइडी. आगे इट हैज डेवलप्ड थ्रू द हाइब्रिडाइजेशन ना बिटवीन टू स्पीसीज फॉलोड बाई डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम. अब इसमें देखिएगा आपको ये दिखाई देता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी के एग्जांपल्स. तो अब इनको ऐसे समझिएगा. ये ऐसे है ए है, इनके साथ आपके प्लस हुए क्या? बी और इज इक्वल टू आपके अगर देखेंगे तो यहां तो मान लीजिए बी हो ही जाएंगे, यहां ए इनके साथ हो गए ना. और इस तरह का देखने के लिए आपको मिलता कहां है? वीट में, अमेरिकन कॉटन में. ठीक है ना.
निकोटीनिया टोबैकम में, सुरती उर्ती के पेड़ों में। ठीक है, ऑटो येलो पॉलीप्लोइडी की बात करते हैं हम। ठीक भैया, ऑटो येलो पॉलीप्लोइडी, इन दिस पॉलीप्लोइडी इन विच वन जीनोम इज इन मोर देन डिप्लॉयड स्टेज। ठीक है, अब इसमें देखिएगा क्या होता है, ये आपके ए हैं, ये आपके ए हैं, इनके साथ ए प्लस बी आके जुड़ गए तो आपके हो गए ए बी ए फिर ए और फिर यहां बी हो गए, और इस कंडीशन में हेक्साप्लॉइड कंडीशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हेक्साप्लॉइड। अब बात करते हैं एनयूप्लॉइडी। एनयूप्लॉइडी क्या है? एनयूप्लॉइडी कॉमनली अराइज ड्यू टू डिसजंक्शन ऑफ टू क्रोमोसोम ना, दो क्रोमोसोम में अगर डिसजंक्शनिंग हो जाता है तो आपको ये दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं भाई? डिसजंक्शनिंग हो जाएगा तो आपको ये एनयूप्लॉइडी दिखाई देते हैं। और डिसजंक्शनिंग कहां हुआ? होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और इसमें आप देखेंगे, यहां पे आके देख लीजिएगा, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, हाइपो और हाइपर ना। हाइपो में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर घटेगा, और हाइपर में क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा। तो हाइपो को देखिएगा, हाइपो को देखेंगे तो इसमें मोनोसोमी होता है और नल्लीसोमी होता है। मोनोसोमी में क्रोमोसोम नंबर घटता है। क्रोमोसोम अगर 2n कंडीशन है तो एक इसमें घट जाएगा और एक घटेगा, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मोनोसोमिक कंडीशन ना। मोनोसोमिक कंडीशन। अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में कुल 46 क्रोमोसोम है, और एक क्रोमोसोम इनमें से घटा दिया जाए तो 45 क्रोमोसोम होंगे। अब कहां पे घट रहा है वो आप यहां पे देखेंगे। तो यहां क्या है? ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, एक सिंड्रोम होगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है ना, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है भाई? वन क्रोमोसोम क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम ना, तो उसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और 21वां नंबर क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, तो टोटल क्रोमोसोम क्या होते हैं? 45 होते हैं। तो मोनोसोमी कहां होता है? 21st क्रोमोसोम पे। कहां पे होगा मोनोसोमी? 21st क्रोमोसोम पे होता है। आगे बात करते हैं नल्लीसोमी। इनमें हम दो क्रोमोसोम आपके खत्म हो जाते हैं, यानी आपका 2n है तो 2n में से n खत्म हो जाएगा, उस स्थान पे आपका सेट ऑफ क्रोमोसोम 0 हो जाएगा। नल्लीसोमी डू नॉट सर्वाइव ना, नल्लीसोमी सर्वाइव नहीं करता। और नल्लीसोमी सर्वाइव एक ही केस में कर सकता है, जब वह पॉलीप्लॉइड है, मतलब आपके पास ए और ऐसे बी है, और अगर इसमें से अगर एक आपका खत्म हो गया, अगर ये बचा हुआ है, तब आप क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। इन इसमें किसमें? पॉलीप्लॉइडिक कंडीशन में नल्लीसोमी सर्वाइव करता है। ठीक है ना, आगे देखिएगा। हाइपर में क्या होगा? एक क्रोमोसोम, एक या एक से अधिक क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाएंगे। ट्राइसोमी में 2n + 1 हो जाता है, और टेट्रासोमी में 2n + 2 हो जाएगा। और अगर ट्राइसोमिक कंडीशन आएगा तो क्रोमोसोम नंबर 47 हो जाएंगे, इनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम क्या होगा? ट्राइसोमी इन 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे क्या हो जाते हैं? डाउन सिंड्रोम हो जाते हैं। ये एक चीज यहां पे गड़बड़ हो गया भाई, ये 21st क्रोमोसोम नहीं होगा। ठीक है, चले आगे। क्या हो जाएगा आपका? ट्राइसोमी हो जाएगा ना। डाउन सिंड्रोम में एक 21st नंबर क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, तो टोटल क्रोमोसोम नंबर यहां 47 हो जाएंगे। एडवर्स सिंड्रोम में 18वां पे ट्राइसोमी हो जाएगा, तो एक क्रोमोसोम बढ़ेंगे 18वां नंबर पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाएंगे। पटाउ सिंड्रोम में 13वां नंबर पे एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो आपको क्या दिखाई देता है? कि ये ट्राई सिंड्रोम हो गए हैं। ठीक, आगे टेट्रासोमिक की बात करते हैं। तो टेट्रासोमिक में 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ ना, 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एडेड हो जाते हैं सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ। बोथ ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी
will have to give rise न्यू स्पीसीज। अगर हमें ट्राइसोमी या टेट्रासोमी से नए स्पीसीज मिलते हैं, और ये टेट्रासोमी जो होता है वो आपको एप्पल और पियर में देखने के लिए मिलता है। आगे बात करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। आगे हम बात करेंगे किसकी बात करते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी क्रोमोसोमल म्यूटेशन के साथ साथ आपका एक लेक्चर इसमें और रह जाएगा भाई, तो हम इस लेक्चर को कल कंप्लीट करा लेते हैं क्योंकि आज समय भी ज्यादा हो गए हमारे। ठीक है, कोई दिक्कत, फास्ट करने की कोशिश किया गया है लेकिन आपका हो नहीं पाया है। ठीक है, कंप्लीट आज नहीं हो पाया तो हम लोग इसको कल करवा लेते हैं। ठीक, तो आज ये कौन सा तीसरा लेक्चर रहा होगा, कल चौथा हो जाएगा। तो चौथा होगा तो एक यूनिट पूरा कंप्लीट होगा 4 लेक्चर में। ठीक है, ये तीसरा लेक्चर है ना, एक बार आप कमेंट कर दें हमें। ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है अंकिता, आप सभी लोग को धन्यवाद। और तीसरा लेक्चर हो गया, चौथा लेक्चर। हाँ, आप लोगों ने जो कुछ लोगों को कहा था कि पूरा पीडीएफ भेज दीजिए, बेटा पीडीएफ बहुत बड़ा हो जा रहा है ना, मतलब ये जो बन रहे हैं कंटेंट ये इतने मतलब बड़े हो जाते हैं ना कि ये व्हाट्सएप या कहीं पे जा नहीं पाते, और अपने एप्लीकेशन पे भी आपका 40 MB से ऊपर नहीं हो पाता है, तो ये छोटे छोटे पार्ट में ही जा पाते हैं। अगर हम पूरा अपलोड करने की कोशिश करते हैं एप्लीकेशन के अलावा भी तो कहीं जा नहीं पा रहा है, ना मेल पे जा पा रहा है, ना टेलीग्राम पे जा पा रहा है, क्योंकि 350-400 MB का हो जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बड़ी क्लासेस होंगी तो वहां पे रहेगा, उसमें से आप कोशिश करें लिख लिया करें। ठीक है, चलें तो फिर आज बस इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट इसमें और कंटिन्यू करेंगे कल अगले यूनिट्स के बारे में भी।